अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। स्पीडी करंट अफेयर के सीरीज़ में दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है नई शिक्षा नीति। आप सब ने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे आज हम लोग देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। उसके बाद है जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड कि ये 34 साल पहले जो नई शिक्षा नीति आई थी 1986 में, याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1986 में आई हुई थी नई शिक्षा नीति 34 साल पहले। उसी के जगह पे ये नई वाली शिक्षा नीति 2020 वाली आई है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। ये पॉइंट तो एकदम याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आना ही आना है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था नई शिक्षा नीति की समिति का गठन। तो ये के कस्तूरी रंगन, ये इसरो के प्रमुख रह चुके हैं। ठीक है। उसके बाद है भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोठारी आयोग का संबंध किससे है तो आप कहेंगे कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा नीति से है, जो कि 1968 में इंदिरा गांधी के समय में पहली बार भारत में नई शिक्षा नीति आई थी। दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी फ्रेंड? तो जस्ट 1986 में आई थी। 22 साल बाद 24 साल बाद राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा के मॉडल 10+2+3 जो अभी तक चल रहा था फ्रेंड, हम लोग का 10th कर रहे हैं, फिर +2 कर रहे हैं, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इसको अपनाया गया था। ये वाला मॉडल कब आया था जो वर्तमान में था? तो ये 1986 में आया था राजीव गांधी के कार्यकाल में। उसके बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। ये जो राजीव गांधी के समय आई थी ना दोस्तों 1986 में, तो उसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने इसमें संशोधन किया था, उनके कार्यकाल में संशोधन हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1968 और 1860 के बाद स्वतंत्र भारत का ये तीसरा शिक्षा नीति है। तो आप सबको पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड कि अभी जो नई शिक्षा नीति आई है वो भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो मानव संसाधन विकास मंत्री है ना, इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसके जो मेन हेड हैं थे रमेश पोखरियाल निशंक, तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, क्योंकि अब इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया। पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पे 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अभी जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करते हैं ना, मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, फिर इंटरमीडिएट का 2 सालों में, तो अब इसे बदल के क्या कर दिया गया है दोस्तों? 5+3+3+4 ऐसे याद रखेंगे, 5+3+3+4। ठीक है। उसके बाद शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन से स्टैंडर्ड तक फ्रेंड? तो 5वीं क्लास तक जो है शिक्षक पढ़ाई के लिए जो उसका मातृभाषा है या स्थानीय वहाँ की भाषा है उसका प्रयोग किया जाएगा। 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वोकेशनल कोर्स कब से शुरू कर दिए जाएंगे? 6th स्टैंडर्ड से ही। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष कर दी गई है। देखिए फ्रेंड, जो भी स्नातक डिग्री होगी ना उसे अब 4 वर्ष की कर दी गई है। ठीक है। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे ध्यान दीजिएगा कि कौन से कोर्स को समाप्त कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो एमफिल जो आता था उसको मास्टर्स इन फिलॉसफी, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता होगा कि पहले स्नातक करते थे, फिर पीजी करते थे, उसके बाद पीएचडी करते थे, लेकिन अब अगर आप 4 साल के स्नातक की
डिग्री ले लेते हैं तो इसके जस्ट बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, बीच में एमफिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे ध्यान दीजिएगा। जो भी विकसित देश है ना, वहाँ पे अपने जीडीपी का 6 से 10% तक शिक्षा पे खर्च किए जाते हैं, लेकिन भारत में ये डेटा बहुत ही कम है। 4.43% ही जो हमारा कुल जीडीपी है उसका 4.43% ही हम लोग शिक्षा पे खर्च करते हैं, जिसे कि बढ़ाकर 6% करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पे एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। ये ईयर याद रखेंगे फ्रेंड कि इस वर्ष तक 2030 तक। उसके बाद उच्च कक्षा में GIER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य है। देखिए फ्रेंड, इसका क्या मतलब है कि जितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं ना, उनका अटेंडेंस पूरी तरह से हो, ये नहीं कि बीच में ही वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो जो मतलब माध्यमिक कक्षा है ना, इसमें नई शिक्षा नीति के तहत तो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि 100% इनरोलमेंट रहे, जबकि 2035 तक लक्ष्य रखा गया है जो उच्च कक्षा में बच्चों का ड्रॉप आउट हो जाता है उसको कम करके 50% तक करना। ठीक है, उसके मतलब ड्रॉप आउट अधिक बच्चे ना करें। ठीक फ्रेंड, उसके बाद छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा कि छात्र कैसा डेवलप कर रहे हैं, उनकी सही से प्रगति हो रही है नहीं, तो इसकी देखभाल के लिए एक परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, परख क्या है फ्रेंड? तो ये राष्ट्रीय आकलन केंद्र है जो बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन करेगी। इसका नाम याद रखेंगे, परख। उसके बाद है नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। देखिए फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। कब तक का लक्ष्य रखा है सरकार ने? तो 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि 3 से 18 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं उनको क्वालिटेटिव एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दिया जा सके। उसके बाद यूजीसी, AICTC, NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। आप सब जानते होंगे ना, जितने भी अलग अलग मान्यता देने वाली ये संस्थान है जैसे यूजीसी, AICTC, इन सब को एक ही जगह करके अब इसका नाम रखा जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रेंड, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है ऐसा प्रथम राज्य भारत का कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश था। ठीक है, उसके बाद देखिए धारा 370 और 35(1) की समाप्ति, परीक्षा उपयोगी जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं फ्रेंड, आप सबने सुना होगा। हालांकि थोड़ा सा ओल्ड न्यूज़ हो जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, उसके बाद है 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35(1) को हटा दिया। डेट याद रखेंगे फ्रेंड, 11 अगस्त 2019। कब हुआ था? 11 अगस्त 2019। उसके बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी धारा 370 के 3 खंडों में से एक खंड अभी भी लागू है। धारा 370 जो आर्टिकल 370 था ना दोस्तों, उसमें 3 खंड थे, तो ये अब 370 को हटा दिया गया, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। इन 3 खंड में एक खंड अभी भी लागू रहेगा। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन बने हैं फ्रेंड? सत्यपाल मलिक बन गए हैं। 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। तो इसे ध्यान देंगे फ्रेंड कि पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर था, इसे अब मतलब ये करके 2 राज्य बना दिया गया है।
एक जम्मू मतलब 2 यूटी बना दिया गया फ्रेंड्स, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख। उसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर। ये आप सबने आए दिन बहुत सारे एग्जाम्स में देखे भी होंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड, जो अब 2 यूटी बन गए ना, यूनियन टेरिटरी, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन गए गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के उपराज्यपाल बन गए राधा कृष्ण माथुर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए नीति आयोग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, इसे देख लेते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पे बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये एग्जाम में आप सब देखते होंगे। तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? नरेंद्र मोदी, मतलब अभी भी हैं, सॉरी उपाध्यक्ष नहीं दोस्तों, अध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, इसे ध्यान देंगे कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं वो करते हैं। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। नीति आयोग के प्रथम CEO जो हैं वो सिंधु श्री खुल्लर थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो GST आया था ना दोस्तों, उसके बारे में देख लेते हैं। भारत में GST कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से, इसीलिए 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाते हैं। GST का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। GST के लिए 122वें संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। कौन सा नंबर का बिल था जो संविधान में पेश हुआ था? तो 122वां नंबर बिल था जो GST से रिलेटेड था। GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में GST को लागू कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड। देखिए, जब कोई भी बिल आता है ना, तो उस संविधान में जब तक उसको मंजूरी नहीं मिलती है तब तक वो बिल कहलाएगा। तो ये बिल संख्या कौन सा था? तो ये बिल नंबर 122 था। ठीक है, लेकिन जब उसको मंजूरी मिल गई लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की, तो अब ये नियम बन गया। तो इसको अब क्या बोलेंगे? तो इसको अधिनियम बोलेंगे। संशोधन किया गया ना इसमें, तो अब ये बन गया अधिनियम। तो ये कौन सा नंबर का संशोधन था? तो 101वां संशोधन था। तो क्या याद रखेंगे फ्रेंड? 122 नंबर का बिल था और 101 नंबर का ये संशोधन था। ठीक है, तो उसके बाद इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। GST के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार शामिल है। ये भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स है फ्रेंड। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंतर्गत जो है 17 इनडायरेक्ट टैक्स है और 23 जो है वो अधिभार शामिल है। ठीक है, उसके बाद GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो GST का पंजीकरण डिजिट होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आप नहीं मांगते होंगे किसी भी शॉप पे कि नहीं मुझे इसका GST इनवॉइस भी दे दीजिए, तो उसमें कितने डिजिट होते हैं फ्रेंड्स? तो 15 डिजिट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब देखते होंगे आए दिन पैन कार्ड का डिजिट, आधार कार्ड का डिजिट पूछ लिया जाता है, तो GST का भी याद रखेंगे 15 डिजिट होता है। GST की निर्धारित कितनी दरें हैं दोस्तों? तो 4 दर है, 5%, 12%, 18%, 28%। इंपॉर्टेंट है स्लैब ये, इस स्लैब को याद रखेंगे। कितने स्लैब में बांटा गया है? 5%, 12%, 18% और 28%। GST परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। GST परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, ये आप सबको पता ही होगा। SGST का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। CGST क्या है फ्रेंड? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और IGST क्या है? जो इन दोनों को मिला के होता है सेंट्रल स्टेट को, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।